आज से 10 साल पहले जब मैं बरेली आया था तो यहाँ की सारी सड़कें खुदी हुई पड़ी। उसी समय टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर डॉक्टर उमेश गौतम की एक दहाड़ती हुई आवाज़ आती है। बरेली को नाथ नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी एक पहचान आला हजरत की नगरी के रूप में भी है। हिंदू की है तो आपके यहाँ से खरीदेंगे, मुस्लिम की है तो आपके यहाँ से नहीं खरीदेंगे, सिख की है तो खरीदेंगे, ईसाई की है तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं वो सब उस लाइब्रेरी में रहेगा। जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो आलोचक आपके और प्रमुख प्रतिद्वंदी अक्सर ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ पॉश इलाकों में ही सड़कें बनी हैं, कुछ मुख्य मार्गों का ही सौंदर्यीकरण हुआ है। और मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे विपक्ष के लोगों को कि दिसंबर के बाद आएँ और दिखाएं कि कौन सी कच्ची रोडें हैं। कोई भी गली बरेली की रहेगी नहीं, वो निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, मैं इन नेताजी के बारे में तो यही कह सकता हूँ कि वो अपनी पार्टी में ही पहले नेता बन के दिखा दें। बरेली का जब विकास हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज से 10 साल पहले जब मैं बरेली आया था तो यहाँ की सारी सड़कें खुदी हुई पड़ी थी और उस समय मैं बरेली के लिए बिल्कुल अनजान था, बरेली को जानता नहीं था, नया नया आया था और एक चुटकुला खूब घूम रहा था पूरे शहर में कि खुदा कहाँ है। तो लोग उस पर खूब जोक में जवाब देते थे कि कहाँ कहाँ नहीं खुदा है, सामतगंज खुदा है, ये खुदा है, वो खुदा है, बरेली में जहाँ निकल जाइए वहाँ खुदा है। उसी समय टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर डॉक्टर उमेश गौतम की एक दहाड़ती हुई आवाज़ आती है कि आज जहाँ जहाँ धूल है वहाँ कल कमल का फूल होगा। आज जहाँ जहाँ खुदा है उस विकास के हिस्सेदार बरेली की आम जनता बन रही है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में और मैं आज आपसे बात करूंगा आपके विकास कार्यों पर और साथ ही उन तीखे सवालों पर जो आपके आलोचक आपसे पूछते हैं। जरूर तो जरूर। मुझे लग रहा है कि आप सर बड़ी ही निष्ठा और कर्मठता से जवाब देंगे। बिल्कुल पक्का। बरेली को नाथ नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी एक पहचान आला हजरत की नगरी के रूप में भी है। क्या वर्तमान राजनीति या वर्तमान डॉक्टर उमेश गौतम उसकी दूसरी पहचान को एक दरकिनार करते हुए केवल नाथ नगरी के रूप में इस शहर को विकसित कर रहे हैं? देखिए, हमने कभी भी किसी पहचान को ना दबाने का काम किया है, ना ही उसकी पहचान को छिपाने का काम किया जी। बरेली एक गंगा जमुना तहजीब की नगरी है जहाँ सभी धर्मों का स्वागत है। नाथ कॉरिडोर क्योंकि सबसे पुराना, जो अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो बरेली नाथ नगरी ही थी। ये द्रौपद की धरती थी जहाँ पर द्रौपद खुद पूजा किया करते थे। द्रौपदी यहाँ नाथ मंदिर में पूजा किया करती थी। उसके बाद यह धरती द्रोणाचार्य के पास आई, द्रौपद ने द्रोणाचार्य को दिया था। तो ये धरती बहुत पुरानी, बहुत बड़ा एक इतिहास लिए हुए ये धरती है जिसको कहीं शायद छुपा दिया गया था। तो हम उसको वापस उसी रूप में लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी के धर्म को ख़त्म करके नहीं, किसी के धर्म की जो धार्मिक स्थल हैं उनको कमज़ोर करके नहीं। उनका भी उतना ही सम्मान है जितना सभी धर्मों का सम्मान है। तो इसलिए नाथ नगरी अपनी जगह है, आला हजरत अपनी जगह है और सभी का सम्मान है। सभी लोग यहाँ, बहुत सारे हमारे विदेश से भी लोग आते हैं, जायरीन आते हैं जी। तो उनका भी स्वागत होता है। नगर निगम उनके लिए भी काम करता है। तो नगर निगम धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन विकास की राजनीति करता है, डेवलपमेंट की राजनीति करता है। नाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ पर पूरे देश और दुनिया से पर्यटक आएंगे तो बरेली का ही विकास होगा। बरेली का विकास होगा तो उसमें ये धर्म पूछ के नहीं विकास होगा कि आपकी दुकान हिंदू की है तो आपके यहाँ से खरीदेंगे, मुस्लिम की है तो आपके यहाँ से नहीं खरीदेंगे, सिख की है तो खरीदेंगे, ईसाई की है तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब किसी भी शहर का विकास होता है तो सर्व धर्म के लोग उसमें पैसा भी कमाते हैं और उनका भी अपना विकास होता है। तो हम बरेली के विकास की राजनीति कर रहे हैं जो सब धर्मों को लेकर चल रही है। अच्छा सर, जब हम नाथ नगरी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो हमारे शहर में कुछ गेट बनाए गए हैं जी। और कुछ पत्थर लगे हैं जो नाथ मंदिरों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर का जो कार्य है ये कब तक पूरा होने की संभावना है? देखिए, कार्य बहुत तेज़ी से नाथ कॉरिडोर का चल रहा है, लेकिन 7 मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है
और रोड ठीक हुई हैं, पेडेस्ट्रियन लगे हैं, वहाँ लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 साल का समय जी। तो अभी लगेगा पूरी चीज़ों को धरातल पे आने पर। तो मुझे लगता है कि अगले साल तक हम लोग इसको काफ़ी हद तक काम को तो पूरा धरातल पर ले पूरा आएंगे। स्ट्रक्चर क्या जी। हम दिखाएँगे लोगों को? देखिए, सारे जो मंदिर हैं, जो हमारे नाथ मंदिर हैं, सबको एक ही लगभग एक ही तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है। एक ही तरीके का पत्थर सातों मंदिरों में लग रहा है। वैदिक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। हर मंदिर में? नहीं, वैदिक लाइब्रेरी एक बनाई जा रही है बड़ी। अच्छा, अच्छा। बड़ी वनखंडी नाथ मंदिर के सामने बनाई जा रही है। तो एक बड़ा रूप दिया जा रहा है, जो नाथ मंदिर हैं उसके बारे में भी लोग वहाँ पढ़ सकें। जो हमारी पुरानी हिस्ट्री थी उससे संबंधित भी वहाँ सारी किताबें वहाँ हों, क्योंकि जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं या जो लोग सनातन से जुड़े हैं, जो यहाँ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, वो सब उस लाइब्रेरी में रहेगा। वो वहाँ से पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन भी करेंगे और लोगों को यहाँ के बारे में और ज़्यादा ज्ञान दे सकेंगे। जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो आलोचक आपके और प्रमुख प्रतिद्वंदी अक्सर ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ पॉश इलाकों में ही सड़कें बनी हैं, कुछ मुख्य मार्गों का ही सौंदर्यीकरण हुआ है। आज भी शहर में कुछ ऐसी गलियां हैं, ऐसे इलाके हैं, मलिन बस्तियां हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी देखने को नहीं मिलती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ 6 वार्ड लिए गए थे। बरेली 80 वार्डों का शहर है। अच्छा। जिसमें से 6 वार्डों को स्मार्ट सिटी में लिया गया था। लेकिन जब स्मार्ट सिटी का काम हुआ तो लोगों को लगा कि पूरे शहर में भी इसी तरह का काम होना चाहिए। तो विभिन्न योजनाओं के तहत हमने पूरे शहर में काम कराया है। जो लोगों ने कभी जीवन में जहाँ काम होते हुए नहीं देखा था, आज़ादी के बाद से नहीं देखा था, बहुत सारे वार्ड ऐसे थे, उन सब में भी काम हो रहा है। और लगभग दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि हमारी छोटी से छोटी गलियां भी जहां वार्डों में अगर रह गई हैं बनने से, तो उन पर भी दिसंबर तक सारा काम हो जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूं ऐसे विपक्ष के लोगों को कि दिसंबर के बाद आएँ और दिखाएं कि कौन सी कच्ची रोडें हैं, क्योंकि अगर वो कच्ची रोडें हैं तो उनके समय भी रही होंगी। कोई 8 साल में भी कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हो गई कि जिसमें कच्ची रोडें हो गई हों। तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया था? आखिर राजनीतिक वजह थी या कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी थी? तो उसको भी क्लियर कर लें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की है। इसलिए हर वार्ड में काम हो रहा है और लगातार रोडें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं। दिसंबर तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरे शहर की सारी गलियां बना लेंगे। कहीं भी कोई गली अनजाने में रह जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाने में कोई भी गली बरेली की रहेगी नहीं, वो निश्चित रूप से बनेगी। बिल्कुल। बरेली में सर अगर मैं देखूं तो 2 समस्याएं आज भी दिखती हैं। एक तो जल भराव की समस्या है और दूसरा जाम की समस्या है। तो एक मेयर के रूप में आप इन समस्याओं को कैसे देखते हैं या बरेली की जनता को इनसे कब तक निजात मिल सकती है? देखिए, जल भराव की समस्या काफ़ी पुरानी है। हमने उसके लिए बहुत सारी कोशिश की हैं। मुझे याद है स्टेडियम रोड पर रेजिडेंसी गार्डन और उसके पीछे संजय नगर का जो इलाका है, जब मैं मेयर बना था और पहली बारिश आई थी 2018 में, तो मुझे भी वहाँ ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़ा था। जी। इतना जल भराव होता स्टेडियम था। रोड पे? जी। लेकिन वहाँ हमने लगभग 6 करोड़ रुपए लगाकर एक समवेल बनाया और आज की तारीख में कितनी भी बारिश हो जाए तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि आप वहाँ से पैदल ना निकल पाएँ। तो ये हमने इस तरह का खाली यहीं का काम नहीं, मुंशीनगर का एरिया हमेशा जल भराव में हर बारिश में रहता है। तो वहाँ के लिए भी हमने 15 करोड़ का नाला हमने वहाँ स्वीकृत किया, जिस पर अभी लगातार काम चल रहा है और उम्मीद है कि इस बारिश से पहले वो पूरा हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं उनका हमने पूरा CNDS से सर्वे कराया है। सर्वे कराकर हमने वो नाले निकाले हैं, जो लगभग 15 नाले ऐसे बनते हैं कि अगर वो 15 नाले बने तो जल भराव बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो उसमें से लगभग 7 नालों पे काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है और आने वाले समय में बाकी नाले भी बनेंगे। तो जल भराव बरेली में बहुत घंटों के लिए कहीं भी नहीं है।
अगर कहीं जल भराव बहुत तेज़ बारिश आने पर होता है तो 2 से 3 घंटे में सब जगह से पानी निकल जाता है, कहीं भी ठहरा हुआ पानी आपको नहीं मिलेगा। और जो एरिया जहाँ मैंने आपको बताया, जो एरिया ऐसे हैं उन पर लगातार काम चल रहा है और कोशिश यही है कि इस बार भी बारिश में 2 से 3 घंटे में अगर ऐसे भी जो इलाके हैं उनमें भी पानी हर हालत में निकल जाए। जाम जी, देखिए जाम के लिए तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि समस्या तो जनसंख्या बढ़ ही रही है और शहरों पे दबाव बढ़ रहा है रोडों पर। रोडों का हमने चौड़ीकरण किया है, जहाँ तक हो सकता है सारी रोडों को चौड़ा कर दिया गया है। जो पॉइंट ऐसे नज़र आते हैं कि जहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ सहायता लेकर उसको भी सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी जाम की समस्या तो नहीं है, लेकिन अगर किसी सड़क के चौड़ीकरण से, किसी खंबे को हटाने से, अगर ऐसी समस्याएं जहाँ जहाँ दूर हो सकती हैं वहाँ हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जाम ख़त्म हो, तो निश्चित रूप से उसमें भी हम लोगों को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हमारी एक रोड सैटेलाइट से लेकर और फन सिटी तक, जो झुमका तरह जी फन सिटी तक आती है, वो एक रोड का चौड़ीकरण होना अभी रह गया है, वो शासन को प्रस्ताव गया हुआ है, वो और हमारी बन जाएगी तो उसके बाद किसी भी तरह का जाम जो है वो नहीं लगेगा। नगर निगम को इधर स्वच्छता रैंकिंग में जी। काफ़ी बदलाव देखा है, काफ़ी ऊंचाइयों पे चढ़ा है। इसके बावजूद भी कूड़ा प्रबंधन को लेकर शहर के लोग आपसे कुछ और ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं। तो कौन सी ठोस योजनाएं हैं जो देखिए ये रैंकिंग और ऊपर हाँ, जाए और इस समस्या से मुक्ति मिले? आपको ये ध्यान होगा कि जब पहली बार रैंकिंग हुई थी जी स्वच्छता की, तो बरेली 336 नंबर पर था जी और उसके बाद से बरेली को अंडर 50 रखना, 23वें पायदान तक लेके आना कोई बहुत आसान काम नहीं था। बहुत मेहनत उसके लिए की गई और लगातार मेहनत हो रही है। अब डोर टू डोर कलेक्शन, जो हम घर घर से कूड़ा उठाते हैं, जिसमें मलिन बस्तियों से निःशुल्क उठाते हैं, घरों से 50 रुपये से 100 रुपये तक महीने का चार्ज लेके, यूजर चार्ज लेकर कूड़ा उठाया जाता है। वो है कूड़ा उठान अब लगभग 75% तक पहुंच गया है। यानी कि 75% घरों और कॉमर्शियल से हम कूड़ा उठा रहे हैं। उसके उठाने से जो सड़कों पर कूड़ा के ढेर दिखाई देते थे, अब वो नहीं दिखाई देते और हमारी कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी हम 100% तक ले जाएं। उसमें बरेली वासियों का भी सहयोग मिल रहा है। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं बरेली वासियों से कि अपना कूड़ा कूड़े वाले को ही दें, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हमने 365 दिन के लिए कूड़े का उठाने का टेंडर कर रखा है। यानी कि कोई छुट्टी नहीं है, आपको रोज़ आपके यहाँ कूड़ा वाला आएगा, पर आपसे विनम्र आग्रह है कि कूड़े वाले को ही कूड़ा दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना भी योगदान दें। तो निश्चित रूप से बरेली की जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी करेंगे और बरेली को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाकर ही रहेंगे। सर, आपने जो विकास की बात की, और जाहिर सी बात है हम सभी बरेली को एक विकसित स्मार्ट सिटी के रूप में देख रहे हैं, एक बदलते हुए बरेली को देख रहे हैं। बावजूद इसके विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्ष के आपके जो नेता हैं, वो बहुत इंडिविजुअल चीज़ों को उठा रहे हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे जवाब चाह रहे हैं। तो इन नामों में मैं एक लोगों से बात कर रहा था, एक सपा के नेता है मयंक शुक्ला जी। तो आजकल वो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जाकर, और कभी आपके यूनानी हॉस्पिटल पे बात कर रहे हैं, कभी 300 बेड की बात कर रहे हैं, कभी सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आपका गैराज की बात कर रहे हैं रामगंगा पर, या स्मार्ट पार्किंग की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी स्काई वॉक की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये सब सुनियोजित घोटाले हैं। अच्छा जी। हाँ, और इनमें जनता का जो पैसा है वो फूका जा रहा है। आप इनको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं इन नेताजी के बारे में तो यही कह सकता हूँ कि वो अपनी पार्टी में ही पहले नेता बन के दिखा दें। जी। तो सिर्फ और सिर्फ बातें करना, आज ये यूनानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ये बात क्यों नहीं की कि वहाँ पर जब इनकी सरकार थी तो कूड़े का ढेर था, वहाँ के लोगों के रहना दूभर था, वहाँ तो मुस्लिम समाज के ही लोग रहते हैं, तब ये वहाँ क्यों नहीं आए ये वीडियो बनाने के यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, हमें इन लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए इस कूड़े को हटाना चाहिए। तब ये मयंक शुक्ला, मोंटी जी कहाँ चले गए थे? पर चलो जागे हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ।
लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ वीडियो बनाए तो ये भी कहें कि यहाँ हमारे शासनकाल में कूड़े का ढेर था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने कूड़े के ढेर को हटा के आज वहाँ यूनानी कॉलेज खड़ा कर दिया है। ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी। तो बताने के लिए, अब वो कौन से और पार्क पे गए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो ऐसा कहीं भी जा रहे हैं तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एक हाट ऐसा दिया था जहां हस्तशिल्पियों को जमीन पर बिठाया जाता था। अगर उनके पास पैसा नहीं था तो आप जमीन पर बिठा के बिकवाएंगे, यही सरकार की नीति थी। लेकिन हमने वहां सम्मानजनक दुकानें बनाने का काम किया है, हमने सम्मानजनक हाट बनाने का काम किया है। अब दिवाली के बाद जब आएंगे तो मयंक शुक्ला जी और उनकी पत्नी भी वहीं शॉपिंग करती हुई दिखाई देंगी, उनका पूरा परिवार बच्चों के सहित वहां शॉपिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो ये वह काम है जो बरेली की जनता का सम्मान बढ़ाएंगे। इसी पे एक वीडियो उनका और आया था, अर्बन जी। हाट की जब आप बात कर जी। रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया उस वीडियो में कि अर्बन हाट के रूप में विकसित किया गया था, हस्तशिल्पियों के लिए किया, जो आपने किया, लेकिन वर्तमान में वहाँ एक बड़ा जिम खुल गया है। जी। और उनका कहना है कि अर्बन हाट भी अब पूंजीपतियों के हाथ में है। देखिए, उनको शायद सेहत के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं रहती होगी। तो जहाँ पर अर्बन हाट 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है जी, तो वो एक आदमी के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। गरीब को भी सेहत बनाने का अधिकार है, तो पैसे वाले को भी अधिकार वहाँ है। हर कोई जा सकता है। वहाँ हर कोई जा सकता है, और उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेहत के प्रति जागरूक हैं तो आप भी जाइए, बिल्कुल। अपनी सेहत बनाइए। और वहाँ सभी के लिए, हाट के लिए 80 जो प्रोडक्ट के लिए वहाँ दुकानें बनाई गई, जिसमें से 75 जिलों की 75 उत्पाद वहाँ मिलेंगे। जो एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद हमारा जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है, वो सारे उत्पाद वहाँ मिलेंगे। वहाँ जितने हस्तशिल्पी हैं उनको जगह मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि इनको शायद उन हस्तशिल्पियों से परेशानी होगी, इनको उन रोजगार वालों से परेशानी होगी जो अपने जिलों में अपना अपना उत्पाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ सेल उनकी होगी। तो हो सकता है इन्हें उनके रोजगार से तकलीफ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि उत्तर प्रदेश के लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आदमी जो हस्तशिल्पी था, जो अपने हाथ से कार्य करके सामान बनाता है, वो क्यों बिक रहा है। तो ऐसे लोग जो ऐसे हस्तशिल्पियों के लिए, ऐसे अपने उत्पाद बनाने वाले जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनके काम करने पर जो रोक लगाते हैं, आने वाले समय में चुनाव जब आएगा तो वही जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आपने विकास पे सर बात की, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसी से संबंधित, पिछले 5 वर्षों में वो ऐसे प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं जो मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, जो नगर निगम ने किए हैं, जो आपके द्वारा संचालित हुए? देखिए, मैं अगर आपको बता दूं तो अक्षर विहार तालाब से अगर हम शुरुआत करें जी, कि यह वह तालाब था जब विपक्ष की सरकार थी, और मैं ख़ास तौर से कहूँगा जब वो मोंटी जी की सरकार थी। जी, तो मोंटी जी भी अगर निकलते थे तो रुमाल लगा लेते थे नाक पर। बिल्कुल ऐसा देखा इतनी गया है। वहाँ पर इतनी बदबू आती थी कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन आज जब वहाँ से लोग निकलते हैं तो सम्मान की तरह से जाते हैं और अपने परिवार को ये दिखाते जाते हैं कि ये देखो कितना सुंदर तालाब शहर के बीच में बना हुआ है। वहाँ बैठ के चाय पीना चाहते हैं, वहाँ टहलते हैं, वहाँ टहलने के लिए कॉरिडोर बनाया गया, उसमें घूमने का काम करते हैं। जी, उसी से आगे चलते रहे तो हमारा गांधी उद्यान हो, जिसको हमने सुव्यवस्थित किया है। अर्बन हाट उनके सामने नज़र आ रहा है कि किस तरीके का अर्बन हाट बन के आ रहा है। अगर हम उससे और आगे चलें तो हम इधर आएँ तो जो 2 शहरों को अलग किया हुआ था, जो शहर ही अलग कर दिए थे। पहले वो शामतगंज का पुल, जिसको बनाने में 2.5 साल से ज़्यादा समय लग गया था, फिर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा था। हमने आके उसको पूर्ण कराया, और पूर्ण कराने के बाद जनता ने उस पर चलने का काम किया, लेकिन फिर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ बरेली था। तो ये ऐसे लोग, विपक्ष के लोग हंसते थे जब हम कहते थे कि कुतुब खाने पर एक पुल बनेगा। लोग कहते थे अरे कैसे बन सकता है, ये तो शेख चिल्ली की बातें हैं। लेकिन हमने वो भी करके दिखाया, और 1.5 साल के अल्प समय में शानदार महादेव सेतु बरेली की जनता के सामने रख दिया। जहां अब बरेली की जनता जो घंटों खर्च करती थी सिविल लाइन आने के लिए, राजेंद्र नगर के लोग अब 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। पेट्रोल की कितनी बचत होती है, चाहे स्कूटर वाला हो, चाहे वो टेम्पू वाला हो, चाहे वो कार वाला हो, तो बचत तो सबकी हो रही है। बिल्कुल।
तब ये विपक्ष कहाँ गया था जब उनका पैसा खर्च होता था? तब सोचते थे उनके बारे में? कभी नहीं सोचते। तो ये विपक्ष की राजनीति रहती है कि सिर्फ बातें करिए, काम मत करिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप भी काम करिए, विकास की राजनीति करिए, जहाँ भी आप हैं वहाँ विकास की राजनीति करिए, डेवलपमेंट की बातें करिए, रोड आइए, अपने समय की भी रोडें दिखाइए कि हमारे समय में क्या हाल था रोडों का। अब की देखिए, आप जनता में जाइए, अंधेरे में पड़ा रहता था शहर। अगर हम विकास की बात करें तो आज क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि सारे शहर कैमरे की नज़र में है, हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगा दिया, हजारों कैमरे लगा दिए, कोई भी गुंडा मवाली कोई अपराध नहीं करता, अगर अपराध करने का प्रयास भी करता है तो कैमरे में पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो वो कहता है नहीं मैं तो था ही नहीं, वो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के साथी हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। तो ऐसे ICCC देने का हमने काम किया है। हमने गौशाला बनाई जहां 2000 से ज़्यादा गौवंश हमारे संरक्षित हैं, वो हमने बनाने का काम किया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो शायद जानते भी नहीं होंगे होता क्या है। कहते तो माँ गंगा थे, राम गंगा को माँ गंगा, गंगा मैया, लेकिन सारा सीवर उसी में डालने का काम करते थे। हमने पहली बार बरेली में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, और अब तो दूसरा प्लांट भी हमारा क्रियाशील है। हारूनगला में दूसरा भी तैयार हो गया, वह भी चल रहा है। तो अब कोई भी सीवर का पानी माँ गंगा में नहीं जाता, साफ पानी जाता है। और अब तो जाने की नौबत ही नहीं आती, हमारे किसान भाई कहते हैं ये पानी हमें दे दो। तो वह संरक्षण भी हमने काम किया है। पॉल्यूशन का भी बुरा हाल था, लेकिन ये भी गर्व की बात है कि हमने मियावाकी टेक्निक से बहुत सारे पौधे लगाए। हमने रोडों के ऊपर, मेन रोडों के ऊपर बहुत सारा काम पेड़ों का किया है, और उसकी वजह से देश में AQI में हम लोग 7वें नंबर पर खड़े हैं। देश में स्वच्छ हवा की बात करते हैं तो हम 7वें नंबर पर हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन ये उन लोगों को पता नहीं। ये विपक्षियों को अगर पता भी होता है तो इसके बारे में बात नहीं करते, वो छुपे रहते हैं कि हमें ये कहना ना पड़ जाए। अगर टाइम्स, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अखबार की मैं बात करूँ तो अभी एक अखबार ने प्रमुखता से छापा था कि इस साल 2025-26 में जितने पर्यटक बरेली में आए नाथ कॉरिडोर को देखने के लिए, इतने पर्यटक पूरे साल में गोवा में नहीं आए थे। ये एक बड़े अखबार की खबर है। तो आज हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और बड़े काम करने का हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो रोड का चौड़ीकरण हो, लाइटों का विस्तारीकरण हो, सभी जगह, चाहे वो फूड कोर्ट की बात हो, हम लोग बहुत अच्छा है फूड कोर्ट भी बना रहे हैं। तो बरेली का जब विकास हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो जब पेट में विपक्षी के दर्द हो तो मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करा लो, क्योंकि तुम्हारा पेट का दर्द विकास बरेली का देखते देखते बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होने वाला होगा। तो डॉक्टर उमेश गौतम का अगले 5 साल का विजन क्या है बरेली को लेकर? देखिए, बरेली को ऐतिहासिक धरती है ही, इसको और ऐतिहासिक बनाना है। जिस तरह से अभी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाई जा रही है, तो आने वाले 5 सालों में कोशिश हमारी होगी कि जिस व्यवस्था में भी हम रहें, पार्टी हमें जहाँ रखे, पर इंडस्ट्री के नाम पर भी देश की बड़ी इंडस्ट्री बरेली में संचालित हो। क्योंकि हम प्रदेश की राजधानी से भी 250 किलोमीटर पर हैं, देश की राजधानी से भी 250 किलोमीटर पर हैं, और उत्तराखंड से तो हम 60 ही किलोमीटर दूर पर बैठे हैं। तो हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम लोगों को आमंत्रित करेंगे। अभी जैसे ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, और बरेली को इंडस्ट्री हब के रूप में भी जाना जाएगा। एक अंतिम सवाल और है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो डॉक्टर उमेश गौतम को किस रूप में देखे, एक सफल चांसलर के रूप में या एक दूरदर्शी मेयर के रूप में? मुझे एक बरेली के लोग एक विकास पुरुष के नाम से जानेंगे, जिसने बरेली को बदलने का काम किया है, और जब तक मेरी एक भी सांस है बरेली को मैं उसी तरह से बदलकर और तेज़ी से इस दुनिया के नक्शे पे ला के रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बड़ी स्पष्टता और साफगोई के साथ अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।